सुना है आज समंदर को खुद पे गुमान आया है, ले चलो मेरी कश्ती वहां जहां तूफान आया है। दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं और आज मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि हर रोज़ मैं नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इंग्लिश में। मेरा इरादा आपको इंग्लिश सिखाने का है, मेरा इरादा आपको बिल्कुल बहुत अच्छा से अंग्रेजी बोलवाने का है, लिखवाने का है। मेरे लिए वो दिन बहुत सुंदर दिन होगा जब मैं ये सुनूंगा कि आप लोगों ने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को अच्छा किया है। वो दिन मेरे लिए वाकई बहुत खुश नसीबी का दिन होगा और इसलिए ही मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक दो शिकायतें ज़रूर है आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, आपस का मामला है, वो हम लोग बाद में भी निपटा लेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता देना उचित समझता हूँ। देखिए, 2 मिनट लगते हैं आपको शेयर करने में, लेकिन मुझे एक वीडियो बनाने में, पूरा एडिटिंग करने में, टोटल चीज़ को करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आपका 2 मिनट और मेरा 2 घंटा या 3 घंटा। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल आप लोग ज़रूर किया करें कि यदि कहीं कोई एजुकेशनल वीडियो चल रहा हो, आप उसे बिल्कुल शेयर करना कतई ना भूला करें। तो चलिए, आज मैं जो चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश को बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल यह एक रामबाण होने जा रहा है। क्या है इसमें? आज कहता है ए बुक ऑफ माइंड। ए बुक ऑफ माइंड का क्या मतलब होता है? ए बुक ऑफ माइंड का मतलब हुआ मेरी किताब या एक मेरी किताब। माई का भी मतलब मेरा मेरी, माइंड का मतलब भी मेरा मेरी। कल ही मैंने इस पे काफी कुछ पढ़ाया है कल के क्लास में कि माई का प्रयोग कब करते हैं और माइंड का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, सेंटेंसेस को हम कई तरीके से बोलते हैं। एक ही सेंटेंस को, एक ही घटना को डिस्क्राइब करने के लिए हम कई तरीके से बोल सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। थोड़ा बहुत जरूर डिफरेंस हो सकता है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, लेकिन वो अर्थ एक ही निकलता है, मतलब वही निकलता है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ। तो चलिए आप देखिए इसमें, इफ बुक ऑफ माइंड। ए बुक ऑफ माइंड का मतलब हुआ एक मेरी किताब। इसको सेंटेंस में सीधा आप देखिए। मैं अगर ये कहूं कि दिस इज अ बुक ऑफ माइंड, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। दिस इज अ बुक ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि यह मेरी किताब है, यह एक मेरी किताब है। ठीक है, दिस इज अ बुक ऑफ माइंड। यानी हम माइंड को यदि हम बाद में देते हैं तो ये ऑफ लगाकर ही देंगे। ठीक है, या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस बुक इज माइंड। इसका मतलब क्या हुआ? यह किताब मेरी है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दिस बुक इज माइंड का मतलब हुआ यह किताब, यह और किताब एक साथ, यह किताब मेरी है। और ये क्या है? दिस इज अ बुक ऑफ माइंड, यह एक मेरी किताब है। दिस इज अ बुक ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? यह एक मेरी किताब है। और दिस बुक इज माइंड का मतलब क्या हुआ? यह किताब मेरी है। और ये जो तीसरा है वो है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो तीनों का कहीं ना कहीं अर्थ एक ही है। कुल मिलाकर इतना ही है कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी। कुल मिलाकर यानी यह किताब मेरी है। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है, लेकिन कहने का जो अंदाज है वह अलग अलग है। और इस अंदाज को ही आपको सीखना है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी लिखते हैं या जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको हर तरह के सेंटेंस आना चाहिए, तभी आप चीजों को बहुत ही स्मूथली बोल सकते हैं। आई मीन यू हैव टू बी फैमिलियर विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। अनलेस यू आर फैमिलियर विद all those expressions you will never be able to speak English in a fluent way। ये बात एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए। चलिए आगे हम आते हैं ए टीचर ऑफ आर्ट्स। ए टीचर ऑफ आर्ट्स का मतलब एक हमारा शिक्षक, एक हमारा शिक्षक या हमारे शिक्षक। चलिए, एक हमारे शिक्षक।
इसका ये मतलब हुआ। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके मैंने आपको दिखाया है। दैट इज अ टीचर ऑफ आवर्स, दैट इज अ टीचर ऑफ आवर्स, यानी वह एक हमारे शिक्षक हैं। दैट इज अ टीचर ऑफ आवर्स, तरीका देखिए, ढंग देखिए, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब अगला है दैट टीचर इज आवर्स, मतलब वह शिक्षक हमारे हैं। दैट टीचर इज आवर्स का क्या मतलब हुआ, वह शिक्षक हमारे हैं। या दैट इज आवर टीचर, दैट इज आवर टीचर का मतलब हुआ वह हमारे शिक्षक हैं। तीनों का क्या मतलब हुआ, तीनों का मतलब या अर्थ एक ही हुआ कि वह जो शिक्षक हैं वह हमारे हैं या वह हमारे शिक्षक हैं, बस एक ही मतलब हुआ। लेकिन कहने का तरीका, बयान करने का तरीका अलग अलग है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अलग अलग अंदाज में बोलने का हैबिट डाल लेनी चाहिए और उतना अंग्रेजी आपको सीख लेनी चाहिए। चलिए अगला आते हैं, एक काउ ऑफ योर्स, मतलब एक तुम्हारी गाय या तुम्हारा गाय, एक तुम्हारी गाय, ठीक है। अब इसको सेंटेंस को समझिए, देखिए कैसे मैंने प्रयोग किया है। दिस इज अ काउ ऑफ योर्स, यह एक तुम्हारी गाय है। दिस इज अ काउ ऑफ योर्स, यह एक तुम्हारी गाय है। दिस काउ इज योर्स, यह गाय तुम्हारी है। यह गाय, दिस काउ एक साथ है, नाउन, और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। तो दिस काउ इज योर्स, यानी यह गाय तुम्हारी है। और दिस इज योर काउ, यह तुम्हारी गाय है। समझ में आया। ए फैन ऑफ हर्स, मतलब एक उसकी पंखा या एक उसका पंखा। यहां पे मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल स्त्रीलिंग को डिनोट करता है हर, तो आप अपने ढंग से इसको समझ लीजिए, एक उसका पंखा। दैट वॉज अ फैन ऑफ हर्स, यानी वह एक उसका पंखा था, यहां पे स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। दैट फैन वॉज हर्स, दैट फैन यानी वह पंखा उसकी थी, उसका था, यहां पे स्त्रीलिंग को ही डिनोट कर रहा है। दैट वॉज हर फैन, यानी वह उसकी पंखा थी या वह उसका पंखा था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ए फ्रेंड ऑफ हिज, ए फ्रेंड ऑफ हिज का मतलब क्या हो गया, ए फ्रेंड ऑफ हिज का मतलब हो गया एक उसका फ्रेंड, एक उसका फ्रेंड मतलब एक उसका दोस्त। दिस विल बी अ फ्रेंड ऑफ हिज, यह एक उसका दोस्त होगा। दिस फ्रेंड विल बी हिज, यह दोस्त उसका होगा। दिस विल बी हिज फ्रेंड, यानी यह उसका दोस्त होगा। अब आते हैं ए हाउस ऑफ दियर्स, एक उन लोगों का घर, एक उन लोगों का घर, एक उन लोगों का घर। अब यहां पर आप देखिए क्या कहता है, दैट इज नॉट अ हाउस ऑफ दियर्स, यह दैट इज नॉट, दैट मतलब वह, दैट इज नॉट अ हाउस ऑफ दियर्स, यानी वह एक उन लोगों का घर नहीं है। दैट हाउस इज नॉट दियर्स, यानी वह घर उन लोगों का नहीं है। दैट इज नॉट दियर हाउस, यानी वह उन लोगों का घर नहीं है। तो आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने किस तरीके से ए फ्रेंड, ये बुक ऑफ माइंड, अ फ्रेंड ऑफ योर्स आदि चीजों को मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं कुछ हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस यहां पर आप लोगों से पूछूंगा। और ये आज बिल्कुल जो माई, माइन का, आर, आज का, दियर, दियर्स का, ये जो एक दो दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, इसका आज बिल्कुल सारा चीज मैं खत्म कर दूंगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर मेरा पुराना है, मेरा पुराना है, इसे आपको इंग्लिश में बनाना है। क्या बनाएंगे, माई इज ओल्ड लिखेंगे क्या आप? अगर आप लिखते हैं माई इज ओल्ड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। माई इज ओल्ड गलत हो जाएगा। तब आप क्या लिखेंगे, माइन इज ओल्ड लिखेंगे आप, माइन इज ओल्ड लिखेंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। मेरा पुराना है,
माइन इज ओल्ड, इसका बिल्कुल आप सीखिए। तुम्हारा वाला नया है। देखिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, अगर यहां पे रहता मेरा वाला पुराना है तो भी माइन इज ओल्ड ही होता। यहां पे वाला वाली के लिए कोई अलग से कुछ नहीं होना है। तुम्हारा वाला नया है, ठीक है, तुम्हारा वाला नया है, तो देखिए ये भी वैसे ही बनेगा, योर्स इज न्यू, ठीक है, योर्स इज न्यू। यदि आप बना देते हैं कि योर इज न्यू, मान लिया जाए अगर आप बना देते हैं योर इज न्यू, ये गलत होगा कि सही होगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही ये होगा, ठीक है। तुम्हारा बाला, यहां पे क्योंकि कोई नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर कोई नाउन आता तुम्हारा, मेरा आदि के बाद, तब तो माई जैसे रहता कि मेरा कलम पुराना है तो माई पेन इज ओल्ड, ठीक है, तुम्हारी किताब नया है तो योर बुक इज न्यू, इस तरीके का होता। लेकिन यहां कोई नाउन नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने इसे माइन में लिखा है और इसे योर्स में लिखा है। अब कहता है यह वाला गलत है। अब देखिए यहां पे क्या है, यह वाला गलत है। अगर यह वह में बाला वाली टाइप का कुछ लगा रहे, ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह के साथ वाला वाली, वह के साथ वाला वाली लगा रहे, तो आपको मैं बता देता हूं उसके लिए क्या आप करेंगे। तो दिस वन, वन का प्रयोग अपने आप हो जाता है। दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग, यह वाला गलत है, दिस वन इज रॉन्ग। वह वाला सही था तो दैट वन, देखिए यहां पे दैट वन वॉज राइट, दैट वन वॉज राइट। कब ये होगा? जब यह वह आदि के बाद बाला बाली रहेगा, तब वन हम अपने आप लगा देते हैं, ठीक है, दैट वन, वह वाला, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यदि मान लिया जाए न लगा रहे, सिर्फ रहे यह गलत है, अगर ये रहे कि यह गलत है, तो क्या हम वन लगा सकते हैं? आप बिल्कुल लगा सकते हैं। यह गलत है, दिस वन इज रॉन्ग, बिल्कुल आप इंग्लिश बोलने में, लिखने में आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला है हमारा वाला सक्रिय है, हमारा वाला, ठीक है, हमारा वाला सक्रिय है। देखिए यहां पे दिस और दैट का मामला था और बाला वाली था, तो हमने आपको वन लगाने के लिए सजेस्ट करा था। हमारा वाला सक्रिय है तो क्या लिखिएगा? आवर इज एक्टिव, सही है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आएगा? आवर्स इज एक्टिव होगा, ये सही होगा, ये चीज सही है और ये गलत है, ठीक है। तुम्हारा निष्क्रिय है, बाला वाली लगा रहे या ना रहे, तो क्या आप लिखिएगा? योर इज इनएक्टिव, ये लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा? योर्स इज इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर इंग्लिश सीख पाइएगा। देखिए एक बात आप सभी लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि बगैर प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू रियली वांट टू हैव impeccability, you need to practice hard. Unless you practice hard, you will not be able to learn English in a proper way. Whatever you will speak will be wrong. Whatever you will write will be wrong. So better for you to abide by my suggestions. Thank you दोस्तों, आज बस इतना ही।